बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने सवाल पूछा है, सो मोटो होना चाहिए इस पे, व्हाट आर द एग्जैक्ट लीगैलिटीज ऑफ डेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अमंग अनमैरिड कपल्स। गलत रोकती है ना पुलिस, कोई लॉ नहीं है। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, नहीं, आप तो बेशक शहजाद साहब आप इस पे मैं आप रोशनी भाई डाले। देखिए, आपने मुझे मेरे सीवीयू बीच पे निकाह नामे दिखाने वाले दिन बहुत भाई अरसा हो गया आपने है। अगर तो आईनी तरमीम ये होनी है जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है, तो फिर तो हुकूमत की बेवकूफ़ी होगी कि किसी भी अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस लगाएं। फिर तो हुकूमत को चाहिए अपना बेशक फैसल वाउडा साहब को चीफ जस्टिस लगा दें। कहीं दुनिया में नहीं होता कि बेल की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो रही है। उतनी देर में तो उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया है, आप कॉमेडियंस बुला बुला के कॉमेडी कर रहे हैं, उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं। भाई जब अमेंडमेंट आएगा तब हम डिस्कस करेंगे ना, और डिस्कस करने के लिए भी कोई अच्छा इंसान हो। तो पूरे पाकिस्तान में जो बेस्ट इंसान है, नंबर 1 पर्सन टू डिस्कस दिस, वो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब बैरिस्टर हैं, पार्टनर हैं लॉ फर्म में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। कैसा लग रहा है कॉमेडी नाइट्स विद QFI पाकिस्तान में चल रही हैं? भाई जो पहले बिल चला था, जो अफवाहें चली थी, वो तो ये थी कि एक्सटेंशन मिलेगी या फिर चीफ जस्टिस का एक स्पेसिफाइड टेन्योर बनाया जाएगा या कोर्ट्स में मज़ीद जजेस सुप्रीम कोर्ट में इजाफा किया जाएगा। मगर ये तो बात उससे बहुत आगे निकल गई है। खोदा चूहा निकला पहाड़। बिल्कुल या वो अपना ये जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना ये जो बिल अब एटलीस्ट अब जो सर्कुलेट कर रहा है, पता नहीं अब गवर्नमेंट भी उसको ओन नहीं कर रही, मगर और इत्तेहादी भी कहते हैं कि हमने देखा नहीं, ये नहीं किया, हम तो वैसे ही इस्लामाबाद सैर पे पहुंच गए थे, फिर हमें पता लगा, हम तो पार्लियामेंट हाउस गए थे खाना वाना खाने अपना। मगर जो बिल सर्कुलेट कर रहा है वो तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश कर देता है और एक नई अदालत कायम करता है। उस नई अदालत में जो एटलीस्ट इनिशियल पीरियड के लिए तो तमाम वो जज साहिबान जो तकर्रुरी का तरीक़ेकार भी जो स्पेसिफाई किया है वो ये है कि तमाम जो जज साहिबान होंगे चीफ जस्टिस समेत, वो सब रूलिंग पार्टी अपॉइंट करेगी। तो बेसिकली जो जुडिशल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में उसको ही ख़त्म कर दिया। आपने मिर्ज़ापुर देखा है? जी बिल्कुल। उसमें वो मेरे ख्याल से जब मुन्ना हाथ से निकल जाता है तो फिर कालीन भैया भी फैसला करते हैं अब एक और बच्चा चाहिए। तो हमारे भी मेरे ख्याल से कालीन भैया ने डिसाइड किया कि मुन्ना तो नहीं सुधरेगा। तो इट्स बेसिकली दिस, राइट? वन अज्यूम्स, सो पिछले पूरे टाइम जितना कंजेक्चर हुआ है बिफोर वी गेट इनटू द बिल इटसेल्फ, कि जी सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ही उनके नीचे है, बिल्कुल ही उनके ताबे है। सारे जो व्लॉग्स बनते हैं कि ये लोग तो साथ ही हैं, रातों को मिलते हैं, ये हुआ वो हुआ। तो वन वुड अज्यूम कि जब सुप्रीम कोर्ट इतना ही साथ है, मिला हुआ है, जो फैसले चाह रहे हैं वो आ रहा है, तो फिर क्या एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत है? जी आई थिंक ये एक एक नैरेटिव बन जाता है और हर पार्टी ऑब्वियसली जब वो रिसीविंग एंड पे होती है तो वो वही वाली बात है, यहाँ तो सब बिके हुए हैं, यहाँ तो सब सारी गवर्नमेंट ही बिक गई, ये एटसेट्रा, ये एक नैरेटिव तो बनता है। लोगों ने उनका मीम बनाया, बट बात उन्होंने पॉलिटिकल फोरसाइट एंटी गवर्नमेंट की बहुत थी। मगर देखें, हर चीज़ जो है इट्स नॉट ऑलवेज द रियलिटी, इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट द नैरेटिव इज़। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने कई मौक़ों पे उन्होंने उस किस्म का रिज़ॉल्व नहीं दिखाया या बुनियादी हकूक़ के लिए उस तरीके से नहीं खड़े हुए जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था। आप 70-75 साल की तारीख़ में देखें, अगर जायज़ा लें, मगर कई ऐसे मौक़े हुए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया भी है।
हर दौर में within the Supreme Court and the High Courts जो बरसरे इक़्तिदार हैं उनके ख़िलाफ़ resistance भी हुई है. There have been times जब Chief Justices have been clearly in one camp and individual judges उसके बावजूद they have taken a different view on things. तो ये चीज़ तो हमेशा होती रही है और अभी भी है. लोग यहाँ PTI के दोस्त अपना काजी फाइज ईसा साहब को और ये वो बुरा भला कहते हैं वगैरह, मगर at the end of the day even within that tenure there have been judgments, there have been larger full courts, there have been cases जहाँ काजी साहब minority में रह गए हैं. Even अगर आप पहले जाएं, even in the worst of times लोग साकिब जब PMLN वाले PDM वाले अपना साकिब निसार साहब को बुरा भला कहते थे या बंदेयाल साहब को, तो उस दौर में भी अपना there was resistance within the court itself. I think the nature of the judicial system has been such that थोड़ा बहुत तो no doubt important cases में there is some influence, but at the end of the day के किसी जज को बिल्कुल ही अपने अंगूठे के नीचे रखना बड़ा मुश्किल काम होता है. इट्स डिफिकल्ट. निसार को तो आसान होगा, वो तो अच्छा फिजिकली मेटाफोरिकली आप कह रहे. आई थिंक बंदयाल साहब अक्लमंदी ये करते थे कि उन्होंने वो T20 के ओपनिंग तो मैं और रिजवान ही करेंगे तो वो बेंच ही 3 की फिक्स है, तो फिर चांस कम था नहीं, मगर गेंद बाहर जाए. इवन फॉर एनी चीफ जस्टिस टू कंप्लीटली कंट्रोल हिज कोर्ट इट्स डिफिकल्ट. आप उनके लिए और ये वाली जब चीज़ें जब से फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो उससे तो और मज़ीद मुश्किल हो गया कि चीफ जस्टिस अपनी पूरी कोर्ट को कंट्रोल कर ले. एंड दैट इज़ व्हाई दैट वाज द रैशनल बिहाइंड द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट. तो जजेस बाय द नेचर ऑफ देयर वर्क जितना भी आप बुरा भला कहते रहें, मगर एक उन्हें कम से कम एहसास रहता है कि वी शुड बी इंडिपेंडेंट. अब वो किस हद तक उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें और नेचुरली फिर पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है, बट इट्स डिफ़िकल्ट इन आर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू कम्प्लीटली इमेजिन कि सुप्रीम कोर्ट या बाकी सारी अदालतें बिल्कुल ही लेट जाएंगी. इसमें अगर हम तफरीक करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स पे, मेरे ख्याल से आप दोनों हम सेम साइड पे थे, बट काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे थे कि नीयत ख़राब है. और सेमी आर्गूमेंट मेरी एटलीस्ट ये थी कि नीयत जो भी हो, आप मतन देखें, मतन इज़ गुड राइट एंड द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू डू दैट. इधर फ़र्क ये है कि नीयत भी बज़ाहिर ही ख़राब है, लेकिन नीयत जो भी हो, जो मतन है, जो उसका इफ़ेक्टिव क्लॉजेज़ हैं, वो भी ख़राब है. विच इज़ वाई पीपल आर लाइक उस टाइम तो आपने ये बोला था, इस टाइम तो ये बोला था. That's what I would say is the difference, right? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि डेफिनेटली नीयत का चलें एक कुछ तो रोल होता है कि जब आप देख रहे होते हैं कि नीयत किसी की क्लियरली मैलिफाइड है, तो आप वो जो तजवीज़ पेश कर रहे होते हैं वो उसको ज़्यादा आप गौर से उसको जांचते हैं. आप कहते हैं कि यार कहीं इसने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डाल दी जिससे इसकी नीयत बदनीयती जो है उसको तूल मिले. मगर at the end of the day you have to look at the actual text. There's never a bad time to do a good thing. ठीक है, तो अगर जो कानून है वो खुद अच्छा हो, बेशक आपकी नीयत ख़राब हो, मगर आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि बदनीयती के बावजूद आप बुरा कानून नहीं बना पाए, आपने अच्छा कानून गलती से बना दिया. मैं चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर सका. तो उस सूरत में फिर आपको उस कानून को एक्सेप्ट करना चाहिए. जो नो डाउट ऑब्वियसली उस वक्त एक सियासी मकसद भी था PDM की जमातों का, जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, और PTI ने उसको बड़ा अपोज़ किया था कि नहीं, इसमें बंदयाल साहब की जो इख्तियारात हैं वो महदूद कर दिए जाएंगे वगैरह. मगर उस वक्त भी आर्ग्यूमेंट यही थी
कि भाई ये तो हम साला साल ये कहते आए हैं कि चीफ जस्टिस की पावर टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस इसको कर्टेल करना चाहिए। इसकी वजह से जो हम ख्याल बेंचेस, और सिर्फ अपना बंदयाल साहब की बात नहीं है, अपना माजी में भी मैंने तो इस पे एक पूरा पेपर भी लिखा था कि हाउ चीफ जस्टिस सिस्टमेटिकली इन इम्पोर्टेंट केसेस दे हैव देयर फेवरेट्स, एंड कोई 5 या 6 चीफ जस्टिस का उसमें वी डिड अ स्टडी। तो ये जब एक कंप्लेंट आती रही है तो अगर कोई कानून आता है जो उसको कर्टेल करता है तो उसको वेलकम करना चाहिए। सब ये शिकायत करते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो सुओ मोटो जो ऑर्डर्स पास करती है उसका कोई आपके पास अपील का राइट नहीं होता। दे आर जब जज कोई किसी केस को सुओ मोटो खुद उठाता है तो ऑटोमेटिकली उसका एक पर्सनल एक इंटरेस्ट उसमें होता है, और फिर ये कहना कि उसके ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, तो दैट वर्क्स इनजस्टिस। तो अगर ये चीज़ें रेमेडी हुई तो अच्छी हुई। यहाँ जो अब वाला जो आईनी जो पैकेज लेके आ रहे थे, वो तो इफ़ यू लुक एट इट तो उसमें इट इज़ द केस के बदनीयती भी थी और बदशक्ल भी था। तो उसको तो मैं समझता हूँ हर किसी को अपोज करना चाहिए। इसके आपका डॉन का भी आर्टिकल मैंने सामने खोला हुआ था, तो हम आर्टिकल बाय आर्टिकल चलेंगे समझाने के लिए, क्योंकि अगेन पॉलिटिकल फड्डे बहुत हो रहे हैं, आर्टिकल बाय आर्टिकल नहीं डिस्कस हो रहा। फ़लसफ़ाने तरीके से पहले अगर हम करें, लाइक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स पे भी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कहा गया। अगर हम और दुनिया के भी सिस्टम्स देखें तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही मादर पितर आज़ाद है। अगर सुप्रीम कोर्ट यूएस में इंडिपेंडेंट है लेकिन आपको सेनेट से कन्फर्मेशन चाहिए होती है, कांग्रेस से कन्फर्मेशन चाहिए होती है, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें भी पॉलिटिकल पैकिंग होती है, उसके अपने मसले हैं, उसकी अपनी क्रिटिसिज्म है। सो व्हेन फ्रॉम trifecta of powers, trichotomy of powers philosophy, parliamentary oversight over the judiciary आपकी नज़र में यार कितनी हद तक होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि completely independent हो। कहीं ना कहीं the will of the people and the parliament and the constitution, even though the Supreme Court assumes, हम ही बताएंगे constitution क्या है, that should be supreme over a group of judges, right? देखिए, इसमें there are many different models in different countries. जो अमेरिका में जो सिस्टम है वहाँ जो all the judges, most of the judges are basically political appointees. ठीक है, सदर जो होता है वो जज को नॉमिनेट करता है, उसके बाद उनकी अप्रूवल जो होती है वो वहाँ सेनेट में जाती है, फेडरल अपेलेट कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। मगर एटलीस्ट हिस्टोरिकली पॉलिटिशियंस हैव बीन केयरफुल अबाउट नॉट पॉलिटिसाइजिंग दैट टू मच, एटलीस्ट अप टू, और यूजुअली ये होता था माजी में कि जो प्रेसिडेंट्स जो नॉमिनेट करते थे फॉर एग्जांपल यूएस सुप्रीम कोर्ट में, तो वाकई ऐसे लोग होते थे जो उस कुर्सी पे बैठने के अहल होते थे, और सेनेट की तरफ से भी बिल्कुल पार्टिजान लाइंस पे वोटिंग नहीं होती थी। दैट यूज्ड टू बी दी, इट हैज़ चेंज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो। नाउ वहाँ बिल्कुल बहुत वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट भी हो तो अगर वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है तो सारे रिपब्लिकन्स ने उसकी ऑपोजिशन करनी ही है, एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल, एंड ही वाज एन कोई ही वाज अ कॉम्पिटेंट मैन, कंट्रोवर्शियल भी नहीं था, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं हम तो होने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ भी अब जो पॉलिटिसाइजेशन है वो इतनी एक्सट्रीम पे अब डिवाइड्स हो गई हैं कि वो कहते हैं नहीं बस तुम्हारा बंदा तो हमें किसी सूरत में कबूल ही नहीं है। बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट पैकिंग वहाँ बड़े टाइम से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेशन यस बिकॉज देयर आल्सो पब्लिसाइज्ड, बट अब डीसी के कोर्ट में वो जो लोग भर्ती करते आ रहे हैं दैट्स an older phenomena in American politics as well. You see, अमेरिका में इशू ये भी होता है कि कई जगहों में जजेस आर इलेक्टेड, ठीक है, उसके अपने मसाइल हैं
कि जजेस जब इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर उनकी जो कैंपेन की फंडिंग कर रहा होता है, न्यूयॉर्क में बड़ा स्कैंडल मचा था कि बिग जो टेक कंपनीज थी उन्होंने एक जज को कोई पता नहीं कितने हाउ मेनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए थे कि वी वांट यू टू विन दिस इलेक्शन, ताकि जब आप आए तो ऑब्वियसली दे परसीव्ड दैट हिज व्यूज वुड बी सिंपैथेटिक टू देयर इंटरेस्ट। तो आई मीन वैसे अच्छा लगता है कि ठीक है जज भी अवाम का नुमाइंदा हो, बट इन प्रैक्टिस इट देन हैज़ वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑल्सो। सो आई मीन किसी के पास भी एक मैजिक बुलेट नहीं है कि कौन सा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आई डू थिंक कि पार्लियामेंट की कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए। जजेस शुड नॉट बी completely removed from the popular will, ठीक है, they should also have the parliament should get to inform them, whether through involvement in the appointment process or some other mechanism, कि भाई आवाम की ये ख्वाहिश है। बट एट द सेम टाइम जज को पार्लियामेंट के मातहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो बहुत ज़रूरी रोल है जजेस का वो ये है कि पॉपुलर विल को डिफाई भी करें, क्योंकि जो हमारे आइन में जो बुनियादी हकूक़ हैं वो दे आर ऑल्सो टू बी प्रोटेक्टेड, नॉट जस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट इवन अगेंस्ट द पॉपुलर विल। तो अगर हमारी पार्लियामेंट खड़ी होकर कहती है कि फ़लाँ जो शहरी हैं उनसे हम उनके तमाम हकूक़ छीन लेते हैं, रहमान से सॉरी शहरी तो द कोर्ट एंड बेशक वो अवाम 80% अवाम उसको इंडोर्स करती हो, मगर यू एक्सपेक्ट देन दैट द कोर्ट्स विल स्टैंड अप एंड से कि नहीं भाई ये हर शहरी का बुनियादी हक है, आप उससे ये छीन, पार्लियामेंट बेशक उसको सपोर्ट भी करे, हम उसको रोकेंगे। तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब जब आप एक ऐसा सिस्टम रख लेते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, कि लेट अस से कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको कंप्लीट राइट दे दें कि भाई किसको जज लगाना है और किसको नहीं लगाना, तो देन मैं समझता हूँ कि उससे एक कंप्लीट मातहत हो जाएंगे सियासतदानों के जजेस, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लगा दें, जिस तरह अगर नॉमिनेट हुए हैं उनको एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट अगर है, बट वंस दैट्स डन। यस, बट यू ऑल्सो उसमें आपको ये भी देखना पड़ता है, देखें कि जजेस की जो एंड पार्लियामेंट्री कमेटी की इंट्रोडक्शन अच्छी चीज़ थी, आई थिंक उसको क्लिप किया वगैरह, कर्टेल किया, वो उस पर तनकीद हुई और मैं समझता हूँ सम ऑफ दैट क्रिटिसिज्म वाज वैलिड। मगर देखें, इफ़ अ जज इज़ गोइंग टू बी डूइंग हिज जुडिशल ड्यूटी, तो सिर्फ आपने उसके सियासी उसकी सोच नहीं देखनी, ठीक है, आपने ये भी देखना है कि वो कानून कितना उसे आता है, कौन से एरिया में वो एक्सपर्ट है, कितनी उसकी एज अ लॉयर उसकी क्या एफिशिएंसी है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या दैट होल रिकॉर्ड, जो कि पार्लियामेंट इज़ नॉट always competent, in fact most of the times is not competent to decide. If they've been nominated by the Supreme Court कि यार ये हैं, इनका पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा, तो वो जो बेसिक चेकलिस्ट है वो तो पूरी हो गई। बिल्कुल। और ये जो डुअल सिस्टम आया था 18वीं 19वीं तरमीम के बाद, कि भाई ठीक है, जो इनिशियल नॉमिनेशन है वो जुडिशल कमीशन करेगी और जुडिशल कमीशन देखेगी कि वेदर दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू होल्ड द ऑफिस। उसके बाद एक मजीद वो चेक था कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो नाम जाएंगे और वो ये देखेंगे कि भाई उसके एंटेसिडेंट्स ऐसे तो नहीं हैं, या वो उसकी पास्ट में कोई उसकी ऐसे व्यूज़ निकल आए जो कि कम्प्लीटली पॉलिटिकली दे आर जस्ट अनएक्सेप्टेबल, वो कोई नाजी सपोर्टर है अपना, तो वो एक आपने डबल बैरल सिस्टम बनाया था, विच आई थिंक इज़ फेयर। अब जो मगर नया जो बिल आया था वो उसमें तो ये चीज़ इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल साइड पे रख दिया। उन्होंने ये कहा
कि जो पहला चीफ जस्टिस बनेगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो तो वजीर आजम साहब लगाएंगे, और वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकता है, हैं। करंट भी हो सकता है, कोई वकील भी हो सकता है कि कोई अभी हुकूमत का कोई वकील हो। आई रिमेम्बर एक ज़माने में जब वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और सज्जाद अली शाह साहब की आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा सवाबदीद है, मैं बेशक जहांगीर बदर को लगा दूं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो देयर हैज़ टू बी सम मॉडरेशन attached to the political involvement also. तो एक तो उन्होंने उसमें ये कर दिया था कि चीफ जस्टिस करेगा, फिर बाकी के जो सारे जजेस थे वो जो नया मुकर्रर शुदा चीफ जस्टिस था उसकी कंसल्टेशन होनी थी, और फिर बाकी सारी अपॉइंटमेंट सदर और प्रेज्यूमेबली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने करनी थी। तो द इनिशियल अपॉइंटमेंट्स वर ऑल बेसिकली टू बी डन बाय द रूलिंग पार्टी। उसमें फिर और मज़ीद उन्होंने इजाफा ये कर दिया कि आइंदा के लिए भी जो नए चीफ जस्टिस भी उस आईनी अदालत में होंगे या इवन जो सुप्रीम कोर्ट में होंगे, तो वो जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो जाएंगे, और वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी उन्होंने बना दी थी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी में ये कहा था कि वो प्रोपोर्शनेट होगी, तो यानी ऑब्वियसली रूलिंग पार्टीज की उस पार्लियामेंट्री कमेटी में मेजॉरिटी होगी। तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो डिसाइड करेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। वो तीनों की सीवियां उनके पास पड़ी होंगी, उनकी ऑडिशंस वो बेसिकली लेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि यही सबसे मौजूद कैंडिडेट है। अब इन अ केस वेयर इन अ सिचुएशन एंड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान वेयर a lot of the times जो मसला होता है, जो एक्सपेक्टेशन होती है कि जुडिशरी जो है वो आवाम को गवर्नमेंट की ओवर रीच से, एक्सेसेस से बचाएगी, तो जब गवर्नमेंट को आपने कंप्लीट कंट्रोल दे दिया तो फिर वो जुडिशरी अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर सकती। सर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। माशाल्लाह से मियाँ साहब ने जितने आर्मी चीफ लगाए सब ने उनको फारिग किया है तो ज़रूरी नहीं है कि लगाएं तो बाद में वो लॉयल भी हो। बट फॉर पीपल हु हैव नॉट रेड इट, द आइडिया इज़ कि हम एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएंगे विच इफेक्टिवली मेक्स द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ टूथलेस, जो कहता है अच्छा जी जो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होंगे, अच्छा नेशनल सिक्योरिटी पे तो आप वो तो कोई अदालत, सारी अदालतों को बंद कर दिया था, अदालत कुछ नहीं कर सकते, वो सारे मामले इधर आएंगे। सो इन इफेक्ट जो मिर्ज़ापुर वाली मैंने एग्जांपल दी थी वही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये सारे फंक्शंस हैं आपसे हम ले रहे हैं और एक पैरेलल बॉडी को दे रहे हैं। देखें यहाँ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक अ लॉट ऑफ द पीपल जिन्होंने जो इस बिल की दिफा पेश कर रहे हैं उन्होंने भी बिल एक्चुअली पढ़ा नहीं है। अब एक अंडरस्टैंडिंग ये है और पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि एक आईनी अदालत होगी जो ये बुनियादी हकूक़ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ वगैरह डिसाइड करेगी और बाकी सारे जो मुकदमे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। एक्चुअली ऐसा जो बिल में है वो ऐसा नहीं है। अव्वल तो मसला ये है कि एक कुछ लोगों ने शायद कहीं पढ़ लिया कि आईनी अदालतें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, फ्रांस में भी होती है, जर्मनी में भी होती है वगैरह, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो, बड़ा अच्छा होगा। अब मसला ये है कि दे डोंट रियलाइज दैट जिन मुल्कों में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली सिविल कोर्ट सिस्टम में होते हैं, सिविल लॉ सिस्टम में। हमारा जो पूरा अदालती निज़ाम है वो है कॉमन लॉ सिस्टम का, जो अंग्रेज़ों ने दिया था और जो आप यूएस में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। अच्छा, दोनों में बड़ा एक फ़र्क है। जो इंग्लैंड में एक बेसिकली यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम है, उसमें जो आम दो शहरियों के आपस में झगड़ा होता है वो भी उसी यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम में जाता है। उसके बाद जो स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूशन होती है, जो फौजदारी का मुकदमा होता है, वो भी उसी कोर्ट सिस्टम में जाता है, एक यूनिफाइड कोर्ट में। बेशक कोर्ट इंटरनली उसमें डिवीज़न करे कि भाई फ़लाँ जज जो है वो अभी फ़िलहाल क्रिमिनल केसेस देख रहा है, फ़लाँ जज जो है वो सिविल केसेस देख रहा है, मगर द सिस्टम इज़ यूनिफाइड।
देन उसके बाद होती हैं जिसे हम कहते हैं रिट पिटिशंस. बेसिकली दे आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोर्ट्स. नाउ दैट इज ऑल इन इंग्लैंड, इट इज ऑल मर्ज्ड इनटू वन. तो जो रिट पिटिशन है वो भी उसी जज के पास जाती है. अच्छा, फ्रांस, जर्मनी एट्सेट्रा में डिफरेंट सिस्टम है. वहाँ जो आम दीवानी और फौजदारी के मुकदमात हैं वो आम अदालतों में जाते हैं. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो चैलेंजेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो रिट पिटिशंस होती हैं वो बेसिकली ये होती हैं कि फ़लाँ हुकूमती इदारा जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है. तो वो वहाँ जर्मनी और फ्रांस में वो एक अलग कोर्ट सिस्टम में जाती हैं. और फिर तीसरी फ्रांस में जो, और जर्मनी ने भी अब अलग बना दिया, तीसरा ये उस किस्म के चैलेंजेस होते हैं कि जो जिस केस में आप कहें कि ये कानून जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है, तो इस कानून को ही कलादम करार दे दें, वो वहाँ तीसरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिस्टम में जाती हैं. तो दे हैव दीज 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स विच ऑपरेट इन पैरेलल. अब उसके कुछ फ़वाइद हैं. फ़वाइद ये हैं कि जो वो जज बैठा होता है सिविल कोर्ट में, ठीक है, उसके सामने अगर आप ये बात करें कि देखें गवर्नमेंट काम नहीं कर रही वगैरह, कहता है मैंने वो, ये मेरे डोमेन में नहीं है. अगर आपको इस मुकदमे में कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई शिकवा है तो वो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाएं. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का भी ये कहता है कि देखें जो कानून लिखा हुआ है मैंने वो अप्लाई करना है. अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कानून फॉलो नहीं कर रही तो वो फिर मेरी डोमेन में है. मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कानून ही गलत है, गैर आईनी है, तो फिर वो मेरा काम नहीं है, वो आप फिर साथ वाली अदालत में जाएं. ठीक है, तो दे हैव दी 3 सेपरेट स्ट्रीम्स. इट मेक्स फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी विद इन दो सेपरेट जुडिशल बॉडीज. मगर साइल के लिए मुश्किलात भी होती हैं उससे कि भाई अगर आपके पास एक मुकदमा है जिसमें आपका ये कहना है कि हाँ जी, अव्वल तो हुकूमत जो है वो इस कानून को, इसका सही मतलब समझ नहीं पाई और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही. अव्वल तो मेरा ये कहना है. दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर कानून की वही तशरीह की जाए जो हुकूमत कर रही है तो फिर वो कानूनी सिरे से गैर आईनी है. ठीक है, अब ये चीज़ करने के लिए उन पैरेलल कोर्ट सिस्टम्स में आपको 2 या 3 मुकदमे डिफरेंट कोर्ट सिस्टम्स में करने होंगे. ठीक है, तो इट कैन रेज द कॉस्ट फॉर लिटिगेंट्स और एंड इट कैन क्रिएट फर्दर डिलेज. ठीक है, अब उस पर बहस होती रहती है कि सिविल लॉ सिस्टम बेहतर है, कॉमन लॉ सिस्टम है वगैरह, वो एक लंबी पर बहस है. मगर आप यहाँ ये कर रहे हैं कि आपका बाकी सारा नीचे तो यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट की स्टेज पे आप कह देंगे अब मैं अलग कर दूंगा. अब वो आप प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकते. आपके पास अगर हाई कोर्ट ने यूनिफाइड सिस्टम में एक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तशरीह ऐसे होनी चाहिए और ये हिस्सा जो है चैलेंज का, ये कानून जो है ये हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आइन की ये तशरीह कर रहे हैं. अब जब वो मुकदमा ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपील स्टेज पे जाएगा तो क्या होगा कि एक तरीका तो ये है कि आप कहें कि ठीक है, जहाँ तक फैक्ट्स और लॉ के ऊपर बहस है वो हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, मगर जो आईनी बहस है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में करेंगे. तो या तो आप मुकदमे को जो नीचे से यूनिफाइड चल रहा है उसको चीड़ के उसके 2 हिस्से कर दें. दूसरा तरीका ये है कि आप ये कहें कि नहीं, अगर किसी भी मुकदमे में किसी किस्म का, और जो इस बिल में था कि किसी भी मुकदमे में अगर किसी किस्म का आईनी पहलू है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला जाएगा. तो अगर आप ये करेंगे, और उन्होंने फिर तरीका यही निकाला कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर मुकदमा हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें डिसाइड होता है तो उसकी अपील जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी. अब आर्टिकल 199 में अगर आप मालिक मकान हैं और किराएदार के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा किया है, रेंट कंट्रोलर ने गलत फ़ैसला दे दिया है,
तो आप हाई कोर्ट में, हमारे सिस्टम के तहत आप हाई कोर्ट में 199 की रिट फाइल करते हैं। अगर टैक्स कलेक्टर जो है वो टैक्स का कानून सही फॉलो नहीं कर रहा तो आप 199 की रिट फाइल करते हैं। अगर आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कोई शिकवा है, स्टेट बैंक से कोई शिकवा है, एससीसीपी से है, किसी लोअर कोर्ट के जज के ऑर्डर से शिकवा है, ये तमाम चीज़ें 199 की रिट फाइल होती है। उसमें फिर उन्होंने कह दिया कि क्योंकि उन्हें जिस भी वकील ने इसकी ड्राफ्टिंग की थी उसे ये चीज़ समझ आ गई। उसने कहा ये तो फिर बड़ा मुश्किल है कि हम सुप्रीम कोर्ट लेवल पे इनको सेग्रीगेट करें। तो उसने कहा आसान तरीका ये है कि हम लिख देते हैं कि तमाम तर ये जो 199 के केसेस हैं, ये तमाम तर केसेस, इनकी अपील नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी। तो यानी उस नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास रेंट के भी मुकदमात जाएंगे, सर्विस मैटर्स जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स के शिकवे होते हैं जो 199 वगैरह में डिसाइड होते हैं वो भी वहीं जाएंगे, किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ रेट है वो भी वहीं जाएगी। तो जब तमाम तर मुकदमे जाने ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हैं तो फिर इनको सेग्रीगेट करने का फ़ायदा क्या हुआ? जो आपका मकसद था वो तो वहीं डिफीट हो गया। तो इवन अज्यूमिंग के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बड़ा, इन्होंने उसमें बड़े अच्छे जजेस लगाने थे, कोई अपनी कोर्ट पैकिंग नहीं करनी थी वगैरह, अज्यूमिंग बेस्ट इंटेंशंस, इवन देन इट्स अ कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इवन जो दूसरा मकसद है, अगर हम कहें कि भाई कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो वो भी आपने किसी के ट्वीट में रिप्लाई किया, तो भाई ये क्या गारंटी है ये कंट्रोल में कल आ जाएंगे? तो अगर ये है कि वो पोलिटिसाइज हो गया तो ये भी पोलिटिसाइज हो गया, इसमें भी इंसान ही आएंगे एट द एंड। देखिए हमारे यहाँ एक मसला ये है कि एक्चुअली जो वी नेवर आस्क द राइट क्वेश्चंस। ठीक है, आप पहले सही सवाल तो करना सीखें, उसके बाद आप जवाबों पे जाएं। आप ये नहीं बोला पहले सवाल तो फिर पॉडकास्ट कर तू। मुझे लगा आगे से ये आ रहा था। देखिए मसला ये है कि जब आप प्रॉब्लम को एनालाइज ही नहीं करते, आप कहते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा ये बड़ा मसला है, ये जजेस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े ख़राब हैं। ऐसा करते हैं कि हम एक नई कोर्ट बना देते हैं, उसको कोई भी नाम दे दें, कॉन्स्टिट्यूशनल दे दें, सुपर कोर्ट कर दें, वंडरफुल कोर्ट कर दें, जो भी नाम दे दें, जब और उससे मसला हल हो जाएगा। भाई उस कोर्ट में वही जजेस वही इंसान बैठेंगे ना। आप कहीं अपना बरतानिया से आप इंपोर्ट करके तो नहीं लाएंगे, या तो आप कहें कि नहीं हम वर्ल्ड बैंक से मंगवाएंगे और वो ऐसे जजेस होंगे जो बिल्कुल अच्छे, बड़े कॉम्पिटेंट होंगे, ईमानदार भी होंगे, सियासत भी नहीं करते होंगे, वफादार भी होंगे। भाई वो जजेस जो उस अदालत में बैठने हैं वो भी तो वही बैठने हैं जैसे भी आपने अपॉइंट करने हैं। और आप स्पेशली आपने उस नई अदालत को बना के आपने, अगर मसला ये है कि जजेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में बड़े सियासी हो गए हैं, तो आप एक नई सुप्रीम कोर्ट जिसमें तमाम तर जो अपॉइंटीज हैं वो रूलिंग पार्टीज के होंगे, तो वो क्या गैर सियासी होंगे? इट्स जस्ट इलॉजिकल। और हमारे यहाँ मसला, जितने भी कवानीन आप देखें, हमेशा ये होता है जब भी कोई ऐसा इशू आता है जिस पे गवर्नमेंट कहती है ओ ये तो बहुत बुरा हो रहा है, चाहे टेररिज्म का हो या नैब का कोर्ट हो या जितनी, हर स्पेशल लॉ में एक स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है, बैंकिंग हो, जो मर्जी हो। अब FIA की अलग कोर्ट, हर किसी का अलग। भाई उन कोर्टों में बैठते तो वही सेशन जज है ना, और प्रोसीड भी वो उसी तरह करते हैं। तो कोई ये ऐसा कभी नहीं हुआ तारीख में कि नई स्पेशल कोर्ट बनाने से कोई बड़ा कोर्ट की फंक्शनिंग, कोई ये नहीं कहता कि भाई हाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो बड़ी ख़राब हैं मगर नैब कोर्ट्स में तो परफेक्ट इंसाफ हो रहा है, एंटी टेररिज्म कोर्ट में तो परफेक्ट इंसाफ। क्योंकि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो बेसिक लोग हैं और जो बेसिक कवानीन अप्लाई करने हैं वो तो वही हैं। आप उन पे कभी तवज्जो नहीं देते, एक नया नाम दे के पुराना मंजन बेच रहे होते हैं। इसमें अगर फेडरल शरीयत कोर्ट है वो भी तो एक स्क्वायर पेग है जो इस राउंड होल में नहीं आता। अगर हम कहें कि भाई सब कानून होगा, सब होगा, बट अगर समथिंग इज़ रिपग्नेंट टू शरिया तो वो साइड में इधर जा सकता है। तो वो ऑलरेडी हमने एक एंसेलरी चीज़ तो उसमें ऐड की हुई है ना जो नहीं फिट होती। शरीयत कोर्ट तो आई थिंक पिछले
आई थिंक दो दुहाइयों से तो कभी कुछ सुना भी नहीं कि शरीयत कोर्ट ने किसी केस में फैसला दिया हो। मुझे तो याद नहीं पड़ता। अभी एक रिबा वाला केस था, उसमें उन्होंने वापस भेज दिया था। क्रिमिनल लॉ में अलबत्ता जो हदूद के ऑफेंसेस हैं वगैरह, उसमें शरीयत कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑर्डर्स पास करती है, मगर दियत भी तो इन्होंने किया है ना, फेडरल शरीयत कोर्ट के दियत तो कानून से आया था ना, कानून थ्रू द एपेलेट शरीयत बेंचेस। उन्होंने एडवाइस किया था गालिबन, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कानून साजी हुई थी, कानून साजी हुई थी उसमें। जी, कानून साजी हुई थी उसमें। तो अगर हम कहें कि अच्छा स्ट्रक्चर में नहीं आता, अज्यूमिंग लेट सेट असाइड दिस लॉ, अगर सिर्फ पार्लियामेंट्री कोर्ट बनाए कि अच्छा दिस इज़ नॉट फॉर रिट पिटिशंस, दिस इज़ नॉट कि भाई आपके घर पानी नहीं आ रहा, आपने बोला भाई पानी दें, उन्होंने बोला किस कानून के तहत दें, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट बोले अच्छा जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम ऑफ लाइफ इट मीन्स गुड लाइफ, तो पानी उसमें आ जाता है। सिर्फ ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो आपने लॉ पास कर रहे हैं इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अबहम तो नहीं है। इन थ्योरी इज दैट फाइन? You could do it, but for that what then you would have to say is कि जो नीचे हाई कोर्ट लेवल तक और उससे भी नीचे जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं हो सकती कि अगर कोई कानून गैर आईनी है, ठीक है, वहाँ आप फिर उनके इख्तियारात आप काट दें और एक नई आईनी अदालत बनाएं जिसमें ये आईनी इश्यूज रेज हो सकते हैं। Can the High Court decide something is against the Constitution? Yes, they do it all the time. अक्सर जो, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि सुओ मोटो और 184(3) वगैरह की डायरेक्ट पिटिशंस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी, तो कल को अगर किसी हाई कोर्ट ने 199 की पिटिशन में ये किसी कानून को कालादम कर दिया, तो फिर उसकी अपील तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, फिर हम कैसे बचेंगे? तो उन्होंने कहा इसका तरीका यही है कि 199 की सारी अपीलें वहीं भेज देते हैं, ठीक है। अब I would it be averse to the High Court not deciding कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट क्या है? if they are two separate, completely separate court systems शुरू से, ये नहीं आप कर सकते कि अपना पहले तो हम आधा रास्ता इधर चलेंगे, फिर आखिरी स्टेज पे फिर हम ये दो मुख्तलिफ वो कर देंगे, वो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। यू हैव टू देन डिसाइड कि भाई ठीक है, एज अ कंट्री हम इस कॉमन लॉ सिस्टम से तंग आ गए हैं, हम अब सिविल लॉ सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, और हम इन तीन चीज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस, ऑर्डिनरी केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग जिसमें यू आर चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ, इन तीन सेपरेट कोर्ट सिस्टम्स हमने पैरेलल चलाने हैं। अब उसके कुछ फ़वाइद हैं जिस तरह मैंने कहा, और उसके कुछ नुकसानात भी हैं कि कई केसेस में इट इंक्रीजेज द एक्सपेंस ऑफ लिटिगेशन, कि जो चैलेंज मैं एक पिटिशन में कंबाइन कर सकता हूं, अब मुझे उसके लिए तीन पिटिशनें तीन डिफरेंट अदालतों में डालनी है। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द डिले कि भाई हमारा आपस का झगड़ा है, मैंने पूरा अपना आप किराएदार हैं, मैं मालिक मकान हूँ, या वाइस वर्सा। वो ऑब्वियस है हम दोनों में से कौन मालिक मकान होगा, कौन किराएदार। अब वो हमने सारा मुकदमा अपना पूरा उस पे ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आपके हक में आ गया। उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा इनको ज़रा मज़ीद तंग करते हैं, और मैं आईनी अदालत के पास जाके कहूँ कि नहीं, जो ये कानून है रेंट लॉ, ये मेरे फंडामेंटल राइट टू इंजॉय प्रॉपर्टी एज अ लैंडलॉर्ड, ये कानून ही गलत है, तो फिर मैं वो दोबारा आपको मुकदमे में उलझा दूं। तो इट कैन इंक्रीज डिलेज, इट कैन इंक्रीज एक्सपेंसेस, देयर आर सम बेनिफिट्स टू इट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। फिर वो प्रॉपर स्टडी करके करना है। मसला ये है कि सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के कि हमने देखा है जर्मनी में ऐसा होता है, तो उससे आप फिर अपने ऊपर मुसल्लत कर दें विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि पूरा जो नीचे सिस्टम है वो ही इस तरीके से बना हुआ है। सर ऐसी नसीहत ना दें, अगर हमारे इदारे देखना शुरू हो जाए ना जर्मनी में क्या क्या हुआ है और करना शुरू कर दें, तो हमारी मुश्किलें
और बढ़ जाएंगी. ऑल सच केसेस शिल गो टू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये तो हमने डिस्कस कर लिया. द प्रेसिडेंट शिल ऑल्सो हैंड पिक द रिमेनिंग जजेस. ये भी हमने कर लिया. बिसाइड्स नो कोर्ट ओल्ड और न्यू शैल हैव द पावर टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ ऑफिशियल्स एक्टिंग अंडर नेशनल सिक्योरिटी लॉज. अगर आप नहीं उठना चाहते तो ये भी हमें समझा दें जो आपने डॉन में लिखा है कि क्या मत मुझे तो क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें पता ही नहीं होती. नेशनल सिक्योरिटी लॉज के खिलाफ नहीं करने का क्या मतलब है भाई? यही है कि कोई भी अगर और ये भी कोई कानूनी डेफिनेशन तो नहीं है कौन सा लॉ नेशनल सिक्योरिटी का है. अपना कहीं किसी आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी के कौन से कवानीन हैं. जिसको भी हुकूमत कहे कि ये नेशनल सिक्योरिटी का है, चाहे वो आर्मी एक्ट हो या वो कोई और भी फायरवॉल हो. यहाँ तो यूरिया भी उन्होंने बोल दिया. एग्रीकल्चर का मसला है हमारा. कई किस्म, चाहे एंटी टेररिज्म हो या प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान का एक वो कानून होता था. अपना कोई भी वो कहें कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है. एक बार वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उसमें अगर किसी अफसर ने, चाहे वो फौजी हो या वो सिविलियन हो, उसने कोई एक्ट कर दिया तो फिर आर्टिकल 199 में ना किसी हाई कोर्ट के सामने उसकी रिट फाइल हो सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, और ना कि अब इतनी मेहनत के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे थे, मगर उसको भी उन्होंने कहा कि इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी एंटर नहीं कर सकती. मतलब लाइक बस कर दो. नेशनल सिक्योरिटी तो आप लोग सोचे भी ना. And naughty high court judges or sensitive cases can be transferred without consent from high court to another. तो ये क्या, the government has the power कि वो high court में भी ट्रांसफ़र कर सकती है केसेस. नहीं, उसमें ये उन्होंने किया था कि ये बेसिकली ये भुट्टो साहब पहले, आई थिंक इट वाज द 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भुट्टो साहब के ताल्लुकात कुछ अपनी हाई कोर्ट से वगैरह कुछ सीधा हो गए थे. तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए कि हम किसी भी हाई कोर्ट के जज को हम किसी एक हाई कोर्ट से आर्जी तौर पे हम दूसरे हाई कोर्ट भेज सकते हैं. इट वाज बेसिकली अ पनिशमेंट पोस्टिंग. वो ज़ियाउल हक साहब जब मार्शल लॉ लगा तो ज़ियाउल हक साहब को वो बात बड़ी अपील की. तो ज़ियाउल हक साहब ने उसको जो आर्जी मुद्दत थी उसको बढ़ा चढ़ा के उन्होंने कहा कि मैं 2-2 साल तक किसी भी जज को उठा के अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा होगा तो मैं दूसरी जगह भेज सकता हूँ. ये जब फिर 18वीं तरमीम आई थी तो उसमें इन सभी ये जो पीडीएम की जमातें हैं उन्हीं ने मिलके उन्होंने कहा कि ये तो एक गवर्नमेंट को तरीका मिल जाएगा जजेस को प्रेशर करने का कि उनको पनिशमेंट पोस्टिंग्स पे भेज दें. तो इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये इस किस्म का ट्रांसफ़र तभी हो सकता है अगर जज की रजामंदी शामिल हो. वो रजामंदी वाला जो हिस्सा है वो अब इस नए बिल में वो 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करने की कोशिश है. पीडीएम जवानों ने बोला जब हमारी नहीं रजामंदी रही 18th अमेंडमेंट तो हम औरों को कैसे रजामंदी दे सकते हैं. इसमें आपने ये भी लिखा, लास्टली इन रिलेशन टू द जुडिशरी द बिल सीक्स टू amend Article 239 which deals with the procedure of constitutional amendments by providing that if any court entertains a challenge to a constitutional amendment, its judgment or order or declaration will be of no legal effect and void. So basically parliament constitution amend कर सकती है. देखिए, एक तो ये तो पहले भी कानून में इसका हिस्सा था कि अदालतें जो हैं वो आईनी तरमीम का जायज़ा नहीं ले सकती. पार्लियामेंट ने कर दिया तो कर दिया. जब मिलिट्री कोर्ट्स का केस हुआ तो 2015 वाला, तो काजी साहब थे ना उसमें. जी बिल्कुल, काजी साहब थे उसमें, उस बेंच का हिस्सा थे. तो मिलिट्री कोर्ट्स की जो जजमेंट आई थी उसमें आपको याद होगा कि आईनी तरमीम हो गई थी कि ये जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं इनको हम मिलिट्री ट्रायल करेंगे. उसमें आई थिंक डिसेंट काजी फैज़ल साहब ने बेसिक स्ट्रक्चर टाइप आर्गुमेंट किया था. मैं उसी पे आ रहा हूँ. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अक्सरियत ने ये कहा था, कोई 3 जजेस थे गालिबन जिन्होंने कहा था कि नहीं, हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते, पार्लियामेंट ने जो भी किया सही किया, हम इसको एग्जामिन ही नहीं कर सकते. साकिब निसार साहब थे, नासिरुल मुल्क साहब थे और शायद कोई एक और थे, शायद खोसा साहब थे.
बाकियों ने कहा था कि नहीं, हम ऑर्डिनरीली हम आईनी तरमीम को एग्जामिन नहीं कर सकते, ना हम उसको कालादम करार दे सकते हैं, मगर हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि आया अमेंडिंग पावर्स में पार्लियामेंट ने आइन का जो बुनियादी शक्ल है वही तब्दील तो नहीं कर दी। और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई कोई अगर बिल्कुल जैसे इसेंशियल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फॉर एग्जांपल हमारा एक जमहूरी आइन है, कोई पार्लियामेंट बैठ के ये नहीं कर सकती कि अमेंडमेंट के नाम पे वो ये कह दे कि आज के बाद पाकिस्तान जमहूरियत नहीं होगा और आज के बाद जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं वो उम्र भर अपना राज करेंगे, आज के बाद इलेक्शंस नहीं होंगी। या ये नहीं कह सकती पार्लियामेंट कि कोई आज के बाद कोई अदालत होगी नहीं, अगर आपको हुकूमत से कोई शिकायत है तो आप वज़ीर आज़म के पास ख़त लिखें, अगर वो नहीं एंटरटेन करते तो आप बाहर हैं। तो जुडिशरी अबॉलिश नहीं कर सकती फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट। तो ये जो बुनियादी फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती अमेंडिंग पावर में, मगर सो लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द अमेंडिंग पावर देन वी विल नॉट लुक एट इट। तो ये चीज़ इसको ओवरराइड करने के लिए अब नेचुरली इस कानून को अगर आप देखें तो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्शन जो उठेगी, आई थिंक एक चंद बार काउंसिल के मेंबरान ने ऑलरेडी पिटिशन फाइल की है इस पे, नेचुरली एक ऑब्जेक्शन जो उठेगी वो ये होगी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, वो एक इसेंशियल फीचर था जुडिशल इंडिपेंडेंस हमारे आइन का, तो वो अमेंडिंग पावर में नहीं हो सकता था। तो उस ऑब्जेक्शन को प्रीएम्प्टिवली काउंटर करने के लिए उन्होंने ये इजाफा कर दिया कि अगर कोई अदालत किसी आईनी तरमीम को कालादम करेगी भी तो उस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। सो दैट वाज बेसिकली अ प्रीएम्प्टिव। बट अल्टीमेटली अगर आप आईनी तरमीम एंड जिस तरीके से मुझे पहले जब मैं ये मिसाल देता था कि अगर पार्लियामेंट कह के आज के बाद इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट को मनोवन मानना पड़ेगा, पहले मैं ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल हाइपोथेटिकली दिया करता था, एज एन आप एक एक्सट्रीम पोजीशन करते हैं जस्ट टू क्लैरिफाई द आर्ग्यूमेंट। मगर अब मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से पार्लियामेंट को इकट्ठा किया गया, 2 हफ्ते से सबको मना किया गया कि तुम इस्लामाबाद से बाहर नहीं हिलोगे, किसी ने कोई कानून देखा नहीं था, उसके बावजूद 3 मरतबा वो एक ही दिन में आ गए कि अच्छा हमने वोट यस करना है, हमें पता ही नहीं है कि कानून में क्या लिखा है। तो कल को अगर ये कह दें कि भाई आज के बाद इलेक्शन नहीं होंगे या किसी को बादशाह बनाना है और इसी पार्लियामेंट से उस पर अंगूठा लगा लें, तो कोई तो चेक बैलेंस होना चाहिए, कोई इदारा होना चाहिए जो कहे कि नहीं, ये अब आपने अमेंडिंग पावर का गलत इस्तेमाल करके आइन का जो ढांचा है, उसकी जो बुनियादी शक्ल है, वही आपने डिस्ट्रॉय कर दी है। तो वो चीज़ रिटेन करना ज़रूरी है। राइक्सटैग डिग्री जिस तरह उन लोगों ने अनेबलिंग एक्ट वगैरह पास की थी, अगेन जर्मनी मत देखें आप लोग। फ़लसफ़ाना तौर पे बिफोर हम वी प्ले नजम सेठी एज टू व्हाट विल हैपन इफेक्टिवली टू दिस, आई बिलीव बेसिक स्ट्रक्चर की ओरिजिनल आर्गूमेंट तो इंडिया से आई थी ना, जो फिर हमने थोड़ी अपनी भी उसमें अप्लाई की। आपकी वही राय है जो आपने काजी फैज़ ईसा की बयान की है कि यार अच्छा ये चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में, उसके अलावा हम एक पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी हैं तो पार्लियामेंट का पूरा हक है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को नहीं घुसना चाहिए। जी, उस फैसले में जो काजी साहब का तो डिसेंट था, जो मेन जजमेंट थी, जो प्लूरलिटी ऑफ जजेस की थी, वो ये थी कि हम ये तो देख सकते हैं कि पार्लियामेंट ने अपनी अमेंडिंग पावर से तजावुज़ किया है या नहीं, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को बर्बाद तो नहीं कर दिया, हम ये देख सकते हैं। मगर चूँकि ये मिलिट्री कोर्ट्स एक महदूद मुद्दत के लिए बनाई गई हैं और इन मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ भी, इनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस वगैरह फ़ाइल हो सकती हैं, इसलिए हम समझते हैं कि ये बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ नहीं है।
काजी साहब का और शायद 3 और जजेस थे, जवाद ख्वाजा साहब और एक आध और थे, उनका व्यू था कि हम बिल्कुल जायज़ा ले सकते हैं कि कि पार्लियामेंट ने अपनी अमेंडिंग पावर से तजावुज़ किया है या नहीं, और इस केस में ये मिलिट्री कोर्ट्स बना के वाक़तन बुनियादी ढांचे को चेंज किया गया है। तो उन्होंने तो उन मिलिट्री कोर्ट्स वाली अमेंडमेंट जो 21वीं तरमीम थी उसको कलादम करार दे दिया था। तो दिस वाज हिज व्यू एट द टाइम। मैं समझता हूँ कि सर्टनली कोर्ट्स को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। पार्लियामेंट अगर कोई इवन आम लेजिस्लेशन पास करे एंड पर्टिकुलरली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करे तो कोर्ट्स को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, मगर बशर्ते ये कि पार्लियामेंट कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे कंप्लीटली आईन ही बिल्कुल बेमाने रह जाए, और जो मैंने 2 मिसालें दी हैं वो ये हैं कि भाई हम अदलिया ही ख़त्म कर रहे हैं या हम जमहूरियत ही ख़त्म कर रहे हैं, तो दोज वुड बी सो डिस्ट्रक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ दैट दे कैन नॉट रियली बी कॉल्ड अमेंडमेंट्स। इसमें जब फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, आई गेस दोज आर एक्ट्स देन। जिस तरह अभी इस्लामाबाद में आया है कि भाई आप असेंबली ही नहीं कर सकते, तो एक्ट्स तो फिर फारिग हो सकती है। एक्ट्स तो अक्सर कोर्ट्स फारिग करती हैं कि भाई नहीं, अगर आइन में लिखा है कि हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ उसके अंदर रहते हुए वो एहतजाज कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है, कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है, और कोई कानून आता है जो कहता है कि नहीं आप नहीं कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते, या हमने फलां पार्टी को ही ख़त्म कर दिया, या हमने राइट टू एसोसिएशन जो है वो छीन लिया, तो वो कानून तो कोर्ट्स अक्सर कलअदम कर देती। इसमें 63A की जो रीराइटिंग थी, बोथ ऑफ अस डिसएग्री विद दैट, तो वो भी ये लोग जो चेंज कर रहे हैं, डू यू एग्री विद द चेंज स्पेसिफिकली ऑन दैट? देखिए, मैं समझता हूँ वो चेंज ऑन इट्स ओन, देयर आर 2 इस पूरे आई थिंक कोई 27 पेज का ये बिल था, उसमें शायद 2 ऐसी क्लॉजेज हैं जिससे मैं नहीं समझता कि कोई ऑब्जेक्शन, मुझे तो एटलीस्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक है उसमें उन्होंने राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एट्सेट्रा को बुनियादी हक बना दिया। वो पता नहीं किसका शौक था किसके दिमाग में आया, उस पे आई डोंट थिंक कोई ऑब्जेक्शन की जा सकती है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि 63A की जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी वो गलत की थी, वो आइन की लैंग्वेज के खिलाफ की थी। अगर उसको वो करेक्ट कर देते हैं तो ठीक है, वो पार्लियामेंट का इख्तियार है कि आइंदा कानूनी आइन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये है कि वोट गिना जाएगा, मगर बाद में डिस्क्वालिफिकेशन जो हो सो हो, तो वो आई थिंक पार्लियामेंट का राइट था। एक तीसरी चीज़ भी उन्होंने आई थिंक ऑब्जेक्शनेबल है, उन्होंने कोई जो गैलेंट्री के अवार्ड्स हैं उसमें भी कोई के सदर पाकिस्तान किसको अवार्ड दे सकता है गैलेंट्री का या निशान इम्तियाज़ वगैरह, उसमें भी कोई चेंज किया है, तो वो भी आई डोंट थिंक कि कोई इशू है। मगर आई एम सरप्राइज्ड कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये फ्रंट में और एंड में लगा के ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमने 2 फूल ऐसे लगा दिए हैं कि बीच में जो दलदल है वो लोग इग्नोर कर देंगे। अगर मैं आपके अंदर का नजम सिटी बाहर लाना चाहूँ, तो आपने बोला कि पार्लियामेंट ने बोला ऐसी की तैसी, तुम लोग कमेंट करोगे हम मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा एक्सपेक्टेडली, सुप्रीम बोलेगा ऐसी की तैसी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते। अगर हम अज्यूम करें कि फैसल वाडवा के गले से लता मंगेशकर की आवाज़ निकलती है, तो वो तो कह रहे हैं ये तो इतने नालायक थे, ये पास भी नहीं करवा सके, तो प्रेज्यूमेबली बिल कहीं और से आ रहा है, इनको पास करवाना था। इनकी राय ये है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर देते हैं, आप लॉज नहीं मानते, आप एक आदमी को फेवर करने के लिए, फेवरेटिज्म के लिए कुछ भी नहीं मान रहे, तो हिंज खेलना है तो हिंज खेलो। तो ये लाएंगे, बुलडोज करेंगे, आगे से वो डिसमिस होगा, ये बोलेंगे हम नहीं मानते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पिछले मेरे ख्याल से बबल हो रहा है वो तो पूरा का पूरा फिर फट जाएगा उस मोमेंट में, नहीं? देखें, ये तो फिर कौम को एक फ़ैसला करना पड़ेगा ना, और जो लोग इक़्तिदार में हैं उनको भी फ़ैसला करना पड़ेगा। देखिए, अदालतों के फ़ैसले आते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं।
आप हुकूमत का ये राइट भी है कि उनको एजिटेट करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी राइट है कि उनको उनके ख़िलाफ़ उनको तनकीद करे, लीगल गेम्स भी होती हैं, ठीक है, अपना नई कानून साजी भी होती है वगैरह, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बात अगर इस हद तक आ जाए कि गवर्नमेंट बिल्कुल कहे, या गवर्नमेंट तो बेचारी क्या करेगी, अपना अगर फ़ौज कह दे कि भाई हम इन अदालतों से तंग हैं और हमने अदालतें बंद कर दी और आज के बाद कोई मेजर साहब जो हैं वो फैसले करेंगे, ये भी हमने मुल्क में देखा है, कोई अनहोनी बात नहीं है। अपना होता था एक ज़माना जहाँ फैसले वहीं होते थे और फॉर्मली लीगली वहीं होते थे। अच्छा है ना, हमारी रिसोर्सेज ज़ाया हो रही हैं। आप जो कह रहे हैं एक वन स्टॉप शॉप के फाइल चाहिए डीएचए की, केस चाहिए, रेड पिटिशन है, यूरिया, एक जगह दुकान बना तो आसानी है ना हमारे लिए। बिल्कुल, अगर 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 इस हद तक आ जाएं कि बस हमने तो ये करना है और हम जोरे बाजू ये करके देंगे, तो फिर फैसला फिर कानूनी दलाइल पे तो नहीं होगा, फिर तो जो फैसला होगा, जो आवाम और जो तारीख और जो द मार्च ऑफ हिस्ट्री है वो चलेगी। फिर कौन जीतता है, कौन हारता है, वेयर यू नो दीज थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड, दे विल बी रिजॉल्व्ड देयर। तो हमने जो शुरू में बोला था कि खोदा चूहा है, वो जो एक्सटेंशन वाली बात थी कि सिविल और मिलिट्री ऑफिसर जो हैं उनकी एक्सटेंशन बढ़ाई जा रही है, जो शायद कहने को जवाब दिया जा रहा है कि भाई पेंशन्स का बड़ा हम पे वो है। अगर उस तरह की कोई इंटेंशन होती, जनरली हो रहा होता, वी कुड हैव हैड एन इकोनॉमिक डिबेट, बट इट सीम्स क्वाइट क्लियर कि जी, और आई ट्राई नॉट गेट इनटू ज़राया जर्नलिज्म, ये वो फलाना, बट डिस्कस तो यही हो रहा है ना कि काजी फैजी साहब को बोला गया आप एक्सटेंड करो, मतलब मैं अकेला नहीं लूँगा, सबको कर दें तो मैं कर लूँगा। अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड एवरीवेयर। अगर तो हो जाता है और काजी फैजी से एक्सटेंशन ले लेते हैं अंडर दिस, नॉट ओनली हिज ओन, विल ही टेंट द इंटायर लेगेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन इंडिविजुअल? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बात काजी फाइज ईसा साहब या मंसूर अली शाह साहब वगैरह से बहुत आगे निकल गई है। अगर तो आईनी तरमीम ये होनी है जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है, तो फिर तो हुकूमत की बेवकूफ़ी होगी कि किसी भी अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस लगाएं। फिर तो हुकूमत को चाहिए अपना बेशक फैसल वाउडा साहब को चीफ जस्टिस लगा दें। जब वजीर आजम की सवाबदीद पे होना है, तो फिर अपना पीएमएल नून में बड़े अच्छे खासे अपना वकील हैं जो क्वालिफाई भी करते होंगे, उनको लगा दें। स्पीडी जस्टिस तो मिलेगा। आप जाकर बोले शहजाद मेरा रेंटर है, वो बाहर नहीं निकल रहा, फैसल वाड़ा गन लेकर आ गए, जज ड्रेड की तरह फैसल वाड़ा जजमेंट पास कर रहे हैं। बट वुड यू से कि जो माउंट रशमोर है हमारा, मोहम्मद मुनीर, इफ्तिखार चौधरी, साकिर निसार, उसमें फिर 14 चेहरा जो है वो बंदयाल के उतर के काजी साहब का आ जाएगा। भाई आई थिंक अगर काजी साहब कोई नई अपॉइंटमेंट लेते हैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो मैं समझता हूँ कि दैट वुड सर्टनली टार्निश हिज लेगेसी, और तारीख़ उसको बिल्कुल हार्शली जज करेगी। मेरी अपनी राय में, मेरी अपनी जो दानिस्त है, मैं नहीं समझता कि उनका कोई ऐसा इरादा है। अरे बंदा मतलब टिंडर पे मैच करे, फिर घर आए, फिर खाना वाना खाए, फिर रात के 2 बजे बोले मूड नहीं हो रहा, तो मतलब देखिए निकल गई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो तरमीम है, ये एक्सटेंशन, एंड आई सेड इट बिफोर आल्सो, कि ये एक्सटेंशन का इशू नहीं है, ये एक फंडामेंटल एक हुकूमत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम है कि हम इन अदालतों से फारिग हो जाएं। अब जब आप अदालतों को ही फारिग कर देते हैं, तो फिर जिसको लगाना होता है वो बेसिकली इर्रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक
कि ये कोई इसका मकसद ये है कि फायद साहब को चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लगाया जाए, एंड आई वुड बी वेरी astonished and disappointed if he were to take such a step. मगर बाकी देखते हैं. आई थिंक अदालतों की आप जिक्र कर रहे हैं, बट जो हमारी पार्टीज़ हैं, जिस तरह की बिलावल भुट्टो की भी स्पीच थी, जिस तरह का नजम सेठी का भी एनालिसिस आ रहा है, अगर हम अज्यूम करें कि अच्छा पीएमएल कैंप से वहाँ से आ रही है, पीपीपी से वहाँ से आ रही है, उनको तो लगता है कि अदालतों के साथ हम भी फारिग होने वाले हैं, तो वो उधर तो ये जो क्लैश की तरफ हम जा रहे हैं, एंड देन फैसल वाडर्स लाइक नहीं हो रहा तो इनसे हटाओ, तो ये तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्लैश कराओ, फिर बोलो मजबूरी थी, हम क्या करते, कौम के मफादात में हमें मजबूरन आना पड़ा, ये देखे ना क्या हो गया था इनका हाल. डिफरेंस ये है कि जितनी भी मार्शल लॉ के दौर में जो भी आईनी तरमीमें सिर्फ पार्लियामेंट ने ही नहीं की, बहुत सारी आईनी तरमीमें हैं जिनको मिलिट्री डिक्टेटर्स लेके आए हैं. ज़ियाउल हक साहब भी, मुशर्रफ साहब भी, अयूब साहब तो अपना एक नया ही आइन लेके आ गए थे. मगर वो आइनी तरामीम जो हैं वो कभी भी देर पा नहीं हुई. देव ऑल बीन रिवर्स्ड. ठीक है, कुछ किसी के थोड़े से क्लॉजेस वगैरह उठा के रख लिए हैं, बट ओवरऑल ऑल द amendments and the constitutions brought by military dictators have been removed. जो एक जमहूरी, अब ठीक है लोग उस पर भी तनकीद करते हैं कि ये जमहूरी पार्लियामेंट नहीं है, ये वो वगैरह, मगर जो एक जमहूरी पार्लियामेंट जो एटलीस्ट इन फॉर्म इलेक्ट होके आई है, वो अगर एक आईनी तरमीम करती है जिससे आपके आइन का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, तो उसकी मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस ज़्यादा सीरियस होती हैं. बाकी अगर आप ये कहें कि ठीक है उन्होंने ज़बरदस्ती सारे जजेस को बंद करके अंदर कमरे में बंद कर दिया, जिस तरह किया है माजी में डिक्टेटर्स ने, तो ठीक है, क्योंकि एक वक्त लगेगा, फिर तारीख चलती रहती है, फिर मूवमेंट्स भी होती हैं, फिर सड़कों पे भी निकलते हैं लोग, इवेंचुअली साल 2 साल 4 साल 6 साल के बाद वो रिवर्स भी होता है. मगर अगर आप कहें कि उस बहाने जो हमने खुद पूरी अदलिया को तबाह करके हाथ में पकड़ा दिया, तो फिर मैं समझता हूँ फिर आपको सियासी जमातों को सियासत में होने का कोई उनका जवाज़ नहीं बनता. फिर अब बिलावल साहब कोई और काम कर लें, या शहबाज साहब अपना माशाल्लाह इतने बिजनेस इंटरेस्ट हैं उस पर तवज्जो दें, फिर इस चीज़ में क्यों पड़ते हो. इसमें आपने जिक्र किया कि कोई फिर मूवमेंट बन जाए, लॉयर्स मूवमेंट, अब चलें बहुत क्लैरिटी है, उस वक्त नहीं भी हो, नॉन एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट लॉयर्स मूवमेंट चल सकती है इस मुल्क में. देखें, आई थिंक देर इज़ अ जेन्युइन एक तो कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है कि इसमें, बिकॉज अभी क्योंकि नई नई ये तरमीम आई है और उसको ऑफिशियली ओन नहीं किया, तो इसलिए अभी तक कई लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इस तरमीम में एक्चुअली है क्या. एज इट बिकम्स क्लियरर, आई थिंक उसमें डेफिनेटली बार्स में भी आप एक क्लियर इसको क्लैरिटी देखेंगे और वो क्लियरली इसको रिजेक्ट करेंगी. जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, अब यस, आई थिंक परहैप्स हिस्ट्री शोज दैट एट लीस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट वर अनहैप्पी विद मुशर्रफ हिमसेल्फ. ठीक है, मगर ये जो लोग, और अक्सर जो लोग 2007 के टाइम पे गुजरे नहीं थे, अपना वो अज्यूम करते हैं और एक नैरेटिव भी स्पिन किया जाता है कि हाँ पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी लॉयर्स मूवमेंट को और इसीलिए वो कामयाब हुई. अब लॉयर्स मूवमेंट के दौरान सैकड़ों लोगों को गोली मारी गई अपना, और विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ द टाइम लोगों को जिंदा जलाया गया, लोगों को चैनल्स वगैरह सारे बैन कर दिए गए, एट्सेट्रा. सो टू आर्ग्यू
कि नहीं बड़ा एक स्मूथ सेलिंग था, वो वाला मूवमेंट थी कि अपना लोगों को इनवाइट किया जा रहा था कि आएं और प्रेसिडेंट हाउस को स्टॉर्म करें या वहाँ शलवारें लटकाएं या जो भी है, ठीक है. इट वाजंट लाइक दैट. नो डाउट देयर मे हैव बीन, एंड आई थिंक काफ़ी उस पर लोगों ने बात की है वगैरह. देयर मे हैव बीन सम एलिमेंट्स of the establishment that might have been in against Parvez Musharraf. But to say कि establishment पूरी की पूरी lawyers movement के पीछे थी, that is incorrect. I think it's और ये भी है कि in all political movements, obviously even इदारों के अंदर differences of opinion, चाहे जुडिशरी हो या फौज हो या ब्यूरोक्रेसी हो, इदारों के अंदर different आराएं पाई जाती हैं. एंड दैट इज समथिंग दैट पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑलवेज यूज. आपको पता लगे कि फलां जहां जो अफसर बैठा हुआ है किसी जगह पे, वो पर्सनली ऊपर से तो उसे चलें ऑर्डर्स हैं, मगर पर्सनली वो आपके कॉज के साथ सिंपैथेटिक है, तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स डू टेक एडवांटेज ऑफ दैट स्पेस. या ऑफ कोर्स आई थिंक हम रिड्यूस कर देते हैं एस्टैब्लिशमेंट and anti-establishment. More often than not, it's intra-establishment. I mean, बेनज़ीर ने तो ज़िया-उल-हक के जहाज़ में नहीं आम भिजवाए ना, तो मुशर्रफ के टाइम पे भी दैट मुशर्रफ क्यानी स्प्लिट दैट मैनी पीपल हैव रिटन अबाउट. ऑफ कोर्स उसमें नवाज शरीफ और एतजाज़ एहसन जो हैं, वो शुजा नवाज की भी किताब है, देवर इन टच विद क्यानी. इवन जब मार्च हो रही थी देवर ऑन द फोन, वो सारे डिस्कशंस लिखे हुए हैं. बट क्या इसका मतलब ये है कि कुर्द साहब कुछ कह रहे थे तो वो इस टाइप नहीं. इसका मतलब कि जितने लोग सड़क पे गए, इट वुड बी डिससर्विस टू देयर प्रोटेस्ट टू से, बट वो कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट में, जिस तरह टीएलपी को मारा भी जाता है, यूज़ भी किया जाता है, पीटीआई को मारा भी गया, यूज़ भी किया गया. जनरल बाजवा थे, अंदर से जनरल फैज़ कुछ और कर रहे थे. सो ये इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स कीप हैपनिंग. एब्सोल्युटली. इवन नाउ I think अगर आप genuinely, obviously there's a service discipline etc. मगर I'm sure that within the armed forces itself there will be some people who will say कि नहीं भाई having a functioning judiciary is important for the state itself. ठीक है, रियासत की बका है कि हमारी कोई आज़ाद, एटलीस्ट नॉमिनली आज़ाद अदलिया हो. ठीक है, आई नो फॉर अ फैक्ट कि एटलीस्ट विद इन द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ बहुत सारे उनके अपने मेंबरान हैं जो कहते हैं कि सर कल को हमारे पीछे हमें उठा लिया गया नेशनल सिक्योरिटी लॉ में, तो फिर हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा. कोई तो अपने लिए सेफ गार्ड रखो कि 4 महीने बाद अगर हम बाहर हुए तो फिर हमारा क्या होगा. तो दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर. इनको अब एक मोर्टैलिटी का सेंस आ चुका है. इनको लग रहा है कि हम बाहर हो सकते हैं. इसमें अगर खुदा ना खासा कुछ पीसीओ वाला हुआ, the sentiment is largely rejected. If there are certain judges who go along, you're saying largely your guesses, lawyers and bars would completely reject. I think increasingly मुश्किल हो गया है to go into fresh martial law. सर तेल मिलने दें, आप चेक करें फिर अगले दिन. अगले दिन. Yes, economic factors भी हैं, social factors भी हैं. And it's become harder and harder. ठीक है, जब to effect there used to be times जब इशारतन बात होती थी, सब वैसे ही लाइन में हो जाते थे, खुद लाइनें बना लेते थे. It's become increasingly hard to effect that kind of एक वो जो unspoken power होती है, power that जब मुट्ठी बंद होती है, ठीक है, अब मुश्किल होता जा रहा है to control it that way. तो I think it's difficult, मगर बहरहाल पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें होती हैं. आपने ज़िया-उल-हक का अमेंडमेंट का जिक्र किया, 8th अमेंडमेंट भी आई थी. Would you say a presidential system is against the basic structure of our constitution? देखिए, as it stands, yes, but personally मैं समझता हूँ एक हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ख़िलाफ़ एक एलर्जी यूजुअली जो डेमोक्रेटिक किस्म के लोग होते हैं, एक एलर्जी इसलिए है क्योंकि अयूब खान लेके आए थे. ठीक है, और जो हमने प्रेसिडेंट्स देखे हैं ज़िया-उल-हक वगैरह जैसे, तो एक ऑलरेडी एक होता है कि नहीं ये तो बड़ा
बुरा सिस्टम होगा वगैरह। मगर अगर आप और मुल्कों में देखें तो देर आर प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स दैट वर्क इवन इन अ फेडरल country with different states etc. अमेरिका ही एक मिसाल है कि भाई अपना हर स्टेट की अपनी बड़ी जेलसली गार्डेड पावर्स हैं etc. मगर उसके बावजूद एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। देयर इज़ ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट कि जो पार्लियामेंट्री जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है वो अंग्रेज़ों में द डिफरेंस इज़ दैट इंग्लैंड is, and it's basically the English Parliament. Now, England is a very, very homogeneous population. You know, Welsh थोड़े इधर उधर कोई इलाकों में है, but basically it's the English Parliament. Scotland को भी उन्होंने बाद में फतह करके लिया था. And there is an argument that, parliamentary systems and first past the post systems, Westminster जैसे model है overall, they are better suited to homogeneous populations. I think it's something जिस पे अपना बहस हो सकती है, academic उस पे discussion हो सकती है. If you want to move towards a presidential system, but I think there has to be a mass consensus on that. It's not the kind of thing जो कि अचानक आपको संडे वाले दिन बुला दिया जाए और कहे आज से प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. अगर आप वाकई अपना बुनियादी तौर पे अपना आइन चेंज करना चाहते हैं तो उसका फिर कंसेंसस बिल्डिंग मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा. इसमें वही जिस तरह हम शुरू में बोला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं. आई थिंक हम जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं हम इस तरह नहीं करते कि अच्छा यूएस में क्या है, अगर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स प्रेसिडेंट को देते हैं बट फिर इलेक्शंस भी हो रही हैं, हम प्रेसिडेंट बोलते हैं अच्छा फिर यार ये इसमें नहीं पढ़ना कि यार फ़ोन करना पड़ता है, वोट कराओ, ये वो, इस मुसीबत से झंझट छोड़ें, ऑर्डिनेंस लाओ, इस तरह मुल्क चलाओ. दैट्स यूजुअली द इंटेंशन. आई फील लाइक दैट वन मैन शुड हैव अल्टीमेट पावर. हमारी हिस्ट्री ये रही है ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे यहाँ ये मतलब होता था कि जो मर्द मोमिन कह दे वही होना है. दैट्स द आर्गुमेंट्स दैट आर मेड पब्लिकली आल्सो दैट ये रुकावट होती है, ये होती है, एक आदमी अल्टीमेट पावर होनी चाहिए. दोज आर द आर्गुमेंट्स बीइंग मेड. आप मगर और मुल्कों के अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखें जहां एटलीस्ट देयर इज एन एफर्ट टू मेंटेन सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी एटसेट्रा, वही प्रेसिडेंट पुतिन को शायद ऑपोजिशन ना होती हो, मगर अमेरिका में अपना बराक ओबामा को कांग्रेस ने चने चबवा दिए थे. ठीक है, अपना नहीं वो प्रेसिडेंट कहता है मैं ये करना चाहता हूँ, कांग्रेस कहती है नहीं हम नहीं करने देंगे. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स इट एग्जिस्ट, इट इज़ नॉट द केस. ये एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है विच आई थिंक हैज़ सम वेट कि परहैप्स इट अलाउज फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्नोक्रेट्स. इफ यू हैव अ यूएस मॉडल प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो आपका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आएगा तो वो अपनी टीम खुद बना सकता है कि भाई मेरी राय में बेस्ट इकोनॉमिक जो एडवाइज़र है वो ये होगा और इसको मैं कैबिनेट में डाल रहा हूँ. वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता कि भाई गुजरांवाला में 5 सीटें इस आदमी की हैं तो इसको मैंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है. तो दीज आर द थिंग्स, बट इट्स समथिंग दैट कैन बी डिबेटेड. इन प्रैक्टिस द सेम थिंग हैपेंस इवन इफ द लॉ डज नॉट अलाउ. सारा वक्त पॉलिटिकल नेगोशिएशंस यही हो रही होती हैं, फिर इसमें मुझे डाल दो, उसमें उसको डाल दो, इसका वो बंद. At the end of the day, it's not the system, it's how those systems are run by the people involved. और देखिए कुछ हद तक yes there is that obviously कि लोग कैसे हैं. ठीक है, लोग आप अगर आपके लोग ऐसे हैं तो आप बेहतरीन सिस्टम को भी वो तरीका निकाल देंगे. लगा सकते हो, राइट. also I think एक हमारा भी एक अक्सर एक बायस हो जाता है कि भाई नहीं कोई टेक्नोक्रेट आएगा तो बड़ा अच्छा करेगा. ठीक है, द नेगोशिएशन दैट इज नेसेसरी कि अगर कोई लेट्स से एमएनए आपसे आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरा वोट फलां लेजिस्लेशन को तभी जाएगा जब आप मेरे गांव में आप सड़क डालेंगे, तो दैट इज why democratic, that is why you have parliaments etc. That negotiation is there कि आप वो अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहा है. तो वो कहता है कि ठीक है आप भी मुझसे कुछ चाहते हैं तो मेरे हल्के का भी कुछ फ़ायदा कर दें. तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज पर से एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन दैट.
and the same thing happens in the US. Yes. So लोगों के भी बहुत सारे सवाल थे. England, where he got his legal education, does not have a written constitution nor preach a written constitution. They teach nothing much of constitutionalism in UK, nor they promote a written constitution. Don't you think ये थोड़ा misnomer है, क्योंकि historically yes, but after the UN Fundamental Charter of Rights, तो वो तो अब enshrined हैं UK में भी. फिर EU जब था तो EU के भी laws almost supra लीगल थे फॉर देम. देखिए ये तो इस हद तक बात तो सही है कि दे डोंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑल द अदर कंट्रीज दैट फॉलो द कॉमन लॉ सिस्टम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान एट्सेट्रा, बाकी जितनी भी हैं उन सारों में कॉन्स्टिट्यूशंस हैं. England, due to some special historical reasons, has gotten along fine without a constitution. And कम से कम इंग्लैंड में law strike down नहीं होता on the basis कि it is against the constitution. But I think against fundamental rights it still be struck down. नहीं, जब तक वो यूरोपियन यूनियन में थे तो जो यूरोपियन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी हो तो उसमें इंग्लिश कोर्ट्स हैड स्ट्रक डाउन देयर ओन लेजिस्लेशन जो उनकी पार्लियामेंट ने बनाई कि ये यूरोपियन लॉज के ख़िलाफ़ है. जब वो उससे निकल गए तो अब प्रोसीजरल डिफेक्ट पे फिर भी कवानीन के ऊपर वो कवानीन को इनवैलिडेट कर सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते ऑब्वियसली कि भाई ये आइन में ये लिखा हुआ है और कानून में ये लिखा हुआ है, बिकॉज दे से दैट पार्लियामेंट इज कम्प्लीटली सुप्रीम. बट द रीज़न जो अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल थियरिस्ट वगैरह कहें कि द रीज़न इज दैट द यूके पार्लियामेंट हैज़ फॉर many different reasons always been very restrained in its legislation. ठीक है, अपना जब पूछा भी जाता था ये डाइसी वाइसी से कि भाई अगर कानून ये बना दे पार्लियामेंट के तमाम जो ब्लू आइड बेबीज हैं उनको मार दिया जाए वगैरह, तो वो कहते थे हमारी पार्लियामेंट कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती. मगर और जगहों में पार्लियामेंट्स ने ऐसे काम एक्चुअली किए हैं. आप जर्मनी की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक्चुअली ऐसी कानून साजी की है जिसकी वजह से अपनी जो तारीखी जो तजर्बा है उसकी रोशनी में 190 मुल्कों ने ये फैसला किया यार एक आइन ज़रूर होना चाहिए, बुनियादी हकूक़ ज़रूर होने चाहिए, और वो इख्तियार हम किसी पार्लियामेंट को भी नहीं दे सकते कि जब वो चाहे वो कहे कि भाई किसी का कोई बुनियादी हक नहीं है, हम छीन रहे हैं. इंग्लैंड वो घर के कुत्ते की तरह है जिसको पता है कि भगना बाहर है. तो इंग्लैंड ने जो बंदे मारे हैं वो बाहर मारे हैं, जाकर कॉलोनाइज करके मारे हैं, आयरलैंड में मारे हैं. उन्होंने बोला अपने घर में जैक द रिपर को करने दो, बाकी हम काम बाहर करेंगे. I would like to hear what judicial reforms young lawyers can propose to at least give an impression of a fair judicial system in Pakistan. Sir, young क्या, ये तो old lawyers के लिए मुश्किल सवाल है. देखिए, judicial reforms में जो सबसे important चीज़ है वो मैं समझता हूँ delays हैं. delays जो हैं उसको curb करने का अगेन, और वो अभी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में भी एक आता है कि उससे डिलेज कम हो जाएंगी. वो हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली नहीं होंगी, आपने सिर्फ नाम ही बदल दिया है, कोई एक्चुअली कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो किया नहीं है. बट अगर आपको वाकई रिफॉर्म करने हैं तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिले, ठीक है, एंड वेयर द मोस्ट डिले इज हैपनिंग. नाउ आपके पास अब and the place to start is not the Supreme Court. The place to start is the district courts and the high courts after that. ठीक है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस हैं, जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 2.5 मिलियन केसेस हैं. ठीक है, जो आम आदमी को जो तकलीफ पहुंचती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ताख़ीर से पहुंचती है. सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक तो वो उनमें से 100 में से 1 पहुंचता है. सुप्रीम कोर्ट से शिकायत जो होती है वो सियासतदानों को और जो मीडिया में हम देखते हैं वगैरह, वो जो एक टॉप लेवल की बात होती है. जो एक्चुअल मोस्ट जो लोगों की तकालीफ हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होती हैं.
वहाँ आपने देखना है कि क्रिमिनल केसेस में कौन सी स्टेजेस पे डिलेज हो रही हैं, ठीक है। एविडेंस, अगर ट्रायल में डिलेज हो रही हैं तो आप ट्रायल को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, विटनेस समनिंग के तरीक़ेकार आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रायल्स को डिजिटाइज कैसे कर सकते हैं कि ये ना हो कि मेरा स्टेनोग्राफर नहीं आया तो मैं आज गवाह आया था 200 मील दूर से, अब इसे वापस ले जाओ, अब 3 हफ्ते बाद आएगा तो फिर मेरा स्टेनोग्राफर होगा तो मैं लिख दूंगा। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। फिर आपने ये देखना है कि आपने हर मुकदमे को अपीलें कितनी देनी है, ठीक है। हमारे यहाँ ये एक वकीलों की तो ऑब्वियसली ख्वाहिश होती है कि भाई और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मैं यही उस दिन बात कर रहा था कुछ दोस्तों से कि ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, वरना सुप्रीम कोर्ट के बाद हम रिव्यू करते थे, फिर रिव्यू के बाद कहते थे बस अब तो ख़त्म हो गया, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एक नई पिटिशन लेके जाएंगे तो हमारा तो काम बढ़ गया। वकीलों की तो ख्वाहिश होती है कि मुकदमे और बढ़ें, मगर आपको एक प्रैक्टिकल एंड आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि बस हर किसी का एक्सेस होना चाहिए, बट यू हैव टू इन एनी precious resource, and the judiciary is also a resource, right? You have to draw a balance, ये नहीं होना चाहिए सिस्टम में कि आपका वही उसी पे आ जाते हैं, किराएदार और मालिक मकान का झगड़ा है और वो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में वो पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं कि अच्छा, और जिसमें मालिक मकान किराएदार कहता है अच्छा मुझे 6 महीने और दे दो, अच्छा 12 महीने और दे दो। तो ये वाले इश्यूज़ दे शुड नॉट, और दुनिया भर में एग्जांपल्स दी जाती हैं, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह, जर्मनी की, कहीं दुनिया में नहीं होता कि बेल की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो रही है। उतनी देर में तो उसकी सजा पूरी हो जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में बेल डिसाइड होगी। एग्जैक्टली। सो वो बेल के, मगर रूटीनली अगर आपने लोड कम करना है और केसेस को एक्सपीडिशियसली डील करना है तो आपको कहना पड़ेगा कि यार ठीक है, अपना बेल जो है वो हम यहाँ तक एंटरटेन कर रहे हैं, इससे ऊपर उसकी फिर मजीद हाई कोर्ट ने अगर कह दिया कि नहीं भाई बेल नहीं मिल रही तो ठीक है, फिर आप बैठें अपना, फिर आपको ऑल दीज मल्टीपल अपील्स दर अपील इनको रोकना पड़ेगा। आपने फिर एग्जामिन करना होगा कि कहाँ आपको एक्चुअली जजेस की शॉर्टेज है, ठीक है, वो आपको, एंड यू हैव टू गेट द स्टेटिस्टिक्स, कहाँ आपको जजेस की शॉर्टेज नहीं है मगर जो कानून प्रोसीजरल लॉज हैं, ठीक है, वो इतने डिफेक्टिव हैं, वो इतने स्लो हैं, ठीक है, कहीं भी ट्रायल एक गो में नहीं चलती, एक गवाह आता है, फिर 3 हफ्ते बाद दूसरा गवाह आता है, फिर ऑल दीज थिंग्स, 4 बार केस नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो जाता है, फिर रिस्टोर होता है, तो अच्छा कॉस्ट नहीं लगती कि आपने एक बिल्कुल झूठा दावा किया है, केस कोर्ट ने ठीक है, फ्रिवोलस लिटिगेशन में तो आपको झूठे दावे करने पे, जबकि कानून में टेक्निकली स्पीकिंग प्रोविजंस मौजूद हैं कि अगर आप झूठा हल्फ उठाएं कोर्ट में तो आपको सज़ा मिल सकती है, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स नॉट इन्फोर्स्ड एट ऑल। के बाद प्रोफेशनल्स बैठे हुए होते हैं जो ये प्रोफेशनल गवाह होते हैं, और जो अच्छा क्रिमिनल केस बनता है वो प्रोफेशनल गवाह के साथ ही बनता है, क्योंकि आम जो गवाह होता है वो तो भूल जाता है। तो जो जज बैठे हुए हैं वो नहीं देखते भाई तू तेरे प्रोफेशनल है नहीं, शायद आदमी है, हर चीज तू कैसे देख रहा है? No, these are the things that actually they need to sit down. एंड मसला ये है कि उसके लिए एक तो आपको अपनी रिसर्च प्रॉपरली करनी पड़ती है, आपको क्वांटिटेटिवली डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको उस मसले को हल करने के लिए जो भी सॉल्यूशंस हैं, एंड ऑल सॉल्यूशंस कम विद देयर गुड एंड बैड पॉइंट्स, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके फिर आप वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वो पेशेंस जो है ना हमारे लेजिस्लेटर्स में है और ना ज़्यादातर हमारे वकीलों में और जज साहिबान में है। हमारी ख्वाहिश होती है, और ना आवाम में है, ठीक है, हमारी ख्वाहिश होती है कि कोई मैजिक बुलेट आए, कोई एक ऐसा कोई मर्द मोमिन आए जो बस अपनी छड़ी ऐसे हिलाए और सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर हम कंप्लीटली सिली सोल्यूशन देते हैं कि अच्छा अगर हम सुप्रीम कोर्ट को नया नाम दे देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, तो ऐसे मामला नहीं हल। रात में भी काम करें, उसका नाम रखेंगे हम मल्टीफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ताकि डबल हो जाए। आई एम आर्ग्यूइंग अगेंस्ट माई सेल्फ इन दिस केस, बट
हर चीज़ तो पार्लियामेंट नहीं पाल सकती ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद भी तो फैसला करें, वो सारी अपीलें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसकी दूसरी तरफ भी मैं ही आर्ग्यू कर लेता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जजेस मैजिस्ट्रेट लेवल पे स्टैंडर्ड इतना सब स्टैंडर्ड है कि जो थोड़ा बहुत मैंने देखा भी है वो इतने क्लियर उसमें डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं दैट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आल्सो डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट, राइट? यस, यू नो, मगर अगर मसला एक हम कंप्लेन अभी तो मैं आपको कर रहा हूँ कि भाई बेल एप्लीकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रही होती है। अभी काजी फैज ईसा का रीसेंट कंटेंशियस डिसीजन यही था ना, जिसमें था कि बेल देनी है नहीं देनी। जैसे भाई बेल से ज्यादा तो वो जेल में रह चुका है यार। अब मसला एग्जैक्टली ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर ये भी सोचती है कि देखें, मैं अगर कह देती हूँ कि भाई हम ये बेल के मैटर्स नहीं सुनेंगे, जो हाई कोर्ट ने कर दिया सो कर दिया, अब वो जो बेचारा है उसकी जो ट्रायल है वो 10 साल चलेगी, बेल डिनाई हो गई है, तो वो भी उसके साथ बड़ी ज्यादती है अपना। और ये सिविल केसेस में भी होता है कि भाई अगर स्टे मैंने अलाउ कर दिया और जो दूसरी साइड वाला है वो कह रहा है कि सर ये स्टे गलत हुआ है, इसको विकेट करें, सुप्रीम कोर्ट ये भी सोचती है कि भाई अगर नहीं विकेट किया तो अगर इसे पूरा मुकदमा लड़ना पड़ा तो 25 साल तक स्टे में बैठा रहेगा। तो यू नो, दीज आर इश्यूज दैट अराइज एंड they have to be resolved by, and इसमें मैं समझता हूँ पार्लियामेंट से ज़्यादा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की ही है। एंड यू नो कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल, अगर कोई रिफॉर्म होना है तो दे विल ड्राइव दैट, बिकॉज एंड इट इज़ राइट दैट दे डू इट बिकॉज दे अंडरस्टैंड द सिस्टम, बट दे नीड टू हैव द सेंसिटाइजेशन कि इस चीज़ पे काम किया जाए। अब you know, and there are very few judges who've actually, you know, made a positive effort, and actually ये मंसूर अली शाह साहब जब थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उन्होंने वाकई उसमें कोशिश की कि भाई मैं डिजिटाइजेशन करूं, मैं कोई प्रोसीजरल लॉज में चेंजेस लेके आऊं। ये अलग बात है कि अपना उस पर बड़ी रेजिस्टेंस वकला की तरफ से भी हुई वगैरह, फिर बाद में चीफ जस्टिस आए, उन्होंने काफ़ी वो चीज़ें रोल बैक की। बट यू नीड from the judiciary, you need the initiative कि हम अपना सिस्टम सुधारें, मगर it can't be done through a magic wand. It has to be done by, and it can't be done from outside. It has to be done by the judiciary itself. मैजिक वॉन्ड हो सकता है, वो अक्सर छड़ी लेके फिर रहे होते हैं जो फिक्स करेंगे हर चीज़। बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने सवाल पूछा है, सो मोटो होना चाहिए इस पर, व्हाट आर द एग्जैक्ट लीगैलिटीज़ ऑफ डेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अमंग अनमैरिड कपल्स? गलत रोकती है ना पुलिस, कोई लॉ नहीं है। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, आप बेशक शहजाद साहब आप इस पे रोशनी डाले। आपने मेरे सीवीयू बीच पे निकाह नामे दिखाने वाले दिन बहुत अरसा हो गया। आपने मुझे किराए पे घर दिया था, आपने सुप्रीम कोर्ट में मुझे किराए से निकाल दिया, अब मेरे पास है सिर्फ गाड़ी। अब उसी गाड़ी में मैं गया फेज 8, पुलिस ने रोका, गलत रोका ना, लीगल तो कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल लीगल नहीं है सर। He'll become a justice soon. So what are his plans? Will he have the same ideology? Will he change the system or become part of the system? सर ये बड़े लोगों ने इन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है अपना। इनसे कहें कि इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कोई हमें भी तो पता है, हमसे भी कोई पूछे। कोई ऐसी बात नहीं है। 2-3 लोगों ने बोला कि ये बनेंगे। उनकी ख्वाहिश हो सकती है, मगर अभी ऐसी कोई बात नहीं है। Does he consider post Iftikhar Chaudhry Supreme Court an activist court or a partisan court, are both or one of the two problematic? मतलब बाइनरी तो नहीं है, बट देखें अगेन लोग बेसिकली अक्सर ये लैंडमार्क्स दे देते हैं कि इससे पहले देखें, इफ्तिखार साहब से पहले कोई सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी नहीं थी मॉडल सुप्रीम कोर्ट के, बाहर से लोग आते थे, देखते थे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को। देयर वर बायस्ड डिसीजंस गोइंग, देयर वर you know, decisions that destroyed democratic rule also before Iftikhar Chaudhry साहब. There were such decisions afterwards. ये ज़रूर हुआ है, so it wasn't a perfect Supreme Court before, it's not a perfect Supreme Court today. ये ज़रूर हुआ था कि चौधरी साहब के दौर में सुओ मोटो का जो आइडिया था वो बहुत उसने तेज़ी पकड़ी,
और उसके बाद भी कई चीफ जस्टिसेस ने इन पर्टिकुलर आफ्टर हिम साकिब निसार साहब के दौर में और गुलजार साहब के दौर में सुओ मोटो को और तूल दी गई, मगर उसके बाद these things have natural reactions, you know, there's an action and there's a natural reaction. उसके बाद मैं समझता हूँ हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी एहसास आया है कि सुओ मोटो इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग. अभी काजी साहब के दौर में आई थिंक शायद कोई 1 या 2 या 3 में भी सुओ मोटो हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुए, एंड नॉट ऑन यू नो वेरी कंटेंशियस इश्यूज आइदर. So the Supreme Court has realized that perhaps this suo moto, this trend of suo moto and activism was not always good either for the rule of law or for the Supreme Court itself. तो उन्होंने भी pull back किया है. ये judicial trends emerge भी करते हैं, फिर decline भी होते हैं. This is part of judicial history. In current scenario where there is a massive clash of institutions, the parliament is being backed by another institution. Hence, while these amendments appear to empower Parliament, don't they actually empower the aforementioned institution? Yes. Chale, I'll add my yes to that. Constitution में defined हर institute की jurisdiction, तो फिर वीगो jurisdiction के बाहर कैसे? देखिए ह्यूमन राइट्स है, कार राइट्स तो नहीं है. तो वीगो उसके भाई मैं अपनी गाड़ी में ही जाना चाहता हूँ, किसी वीगो में नहीं जाना चाहता, तो इसको स्किप ही कर देते हैं. कुछ लोगों ने बोला है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, कुछ लोगों ने सेकंड अमेंडमेंट जैसी चीज़ें भी बताई हैं, तो बोला है भाई क्यों हम रिस्पेक्ट करें. आई ऑलवेज से डोंट थ्रो द baby out with the bathwater. There are many provisions in the constitution that you can disagree with. You know, I disagree with many number of provisions. मगर बात ये है कि एक डॉक्यूमेंट है जो एक नेशनल कंसेंसस से बनाया गया है. ठीक है, या तो हम ये कह दें कि भाई हमने मुल्क में ही नहीं रहना, ठीक है, हमने हर किसी ने अपना काम करना है, अपनी चीज़ करनी है, तो या तो हम ये कर दें कि भाई कोई हमने मुल्क में ही नहीं रहना, लोगों के साथ नहीं रहना, ना कोई हमारा कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई हमारा कोई फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, जिसकी लाठी उसकी बैल. अगर आप उस माइट इज़ राइट प्रिंसिपल को अस्क्राइब कर लें तो ठीक है, अलग बात है. ठीक है, फिर अब आप जो भी अपने ज़ोरे बाजू ले सकते हैं अपने लिए ले लें. हो सकता है साथ वाले के ज़्यादा मसल हों, वो आपसे ले ले. ठीक है, मगर अगर आप सोसाइटी में, माशरे में रहना चाहते हैं, यू वांट सम काइंड ऑफ कोहेसिवनेस, आप एक अपना पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, उस मुल्क को की तरक्की देखना चाहते हैं, तो फिर लाइक इट और नॉट यू हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी जो हुकूमतें वो तो ज़ोरे बाजू ही लेती आ रही हैं पिछले कुछ सालों से. प्लीज़ टॉक अबाउट 18th अमेंडमेंट एंड हाउ इट पास द इस्टेब्लिशमेंट नॉट इन द फर्स्ट प्लेस. ये बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, जाके 18th अमेंडमेंट पास किस तरह हुआ उसकी तारीख पढ़ें. इज़ इट रियली अ ब्लेसिंग फॉर आवर डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द लूप होल्स इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट विच वी डोंट टॉक अबाउट? सॉरी, what is it really a blessing for our democracy and what are the loopholes in it? भाई लूप होल्स पे पूरा शो ही इन्हीं लूप होल्स पे हुआ है. ये तो 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं. अच्छा 18th अमेंडमेंट की. देखिए 18th अमेंडमेंट में there are many positive aspects to the 18th amendment. There's also criticism and like with any other thing. I do think के 18th अमेंडमेंट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो मेन, अगर आप उसका एक जो फीचर आप देखें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है. अब ऑब्वियसली यू कैन हैव टू व्यूज़ अबाउट दैट कि whether they should have been so strengthened or not, but I do think that strengthening has improved to some extent politics in Pakistan. दूसरा ये भी है कि 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी जो ऐसी चीज़ें थी, it's become more difficult to effect like outright martial law etc. ये जो कोर्टों के थ्रू भी जो मनूवरिंग जिस पे लोग तंकीद करते हैं, वो भी तो इसीलिए हुई है कि भाई आपने 58 भी ख़त्म कर दिया है.
ठीक है, तो yes, anything, any change that you make will also then, कोई दरिया जो है वो कोई नया रुख भी पकड़ेगा. तो ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज होता है. कोई इवन इन द 18th अमेंडमेंट, वंस यू लिव दैट एक्सपीरियंस, देन यू से कि नहीं यार, ये जो चीज़ें हैं ये इसमें मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है. तो वो डिस्कशन से ही सोसाइटी आपस में करती है. दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस इज देयर फॉर. या मज़ीद डेवोल्यूशन की ज़रूरत है. The 8-5 verdict by Supreme Court in reserve seats case, were the 8 judges wrong? They still haven't issued the detailed judgment. Why? मैं समझता हूँ कि the decision, all in all, there are some aspects of the decision that can be criticized. मगर मैं समझता हूँ overall जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन ली थी कि हमने इन लोगों को रिजर्व सीट्स ही नहीं देनी, वो इंटरप्रिटेशन आइन के ख़िलाफ़ थी. और उसकी रेमेडी नो डाउट इट जो ये कहा कि पीटीआई को दी जाएंगी, उसमें नो डाउट द जजेस also looked at actually what was happening rather than the pure form of the law. They looked at the substance of the law as well. So all in all, I think वो 8-5 का फैसला सही था. What is the moral and legal authority of a constitution which violates the Universal Declaration of Human Rights? देखिए, again, the constitution you can argue, and many people do, कि आइन जो है वो बिल्कुल secular होना चाहिए. And there are many people who take that view. Other people take the view कि नहीं, बिल्कुल आइन जो है वो बिल्कुल शरिया के मुताबिक होना चाहिए. There is also that view. My view is that it is a working document that we have at the time, and we need to work with it, and we can improve it, ठीक है, and we can discuss and improve it. But we need to protect what we have rather than कि हम खूब से खूब तर की तलाश में अपना सब कुछ ही खो बैठे. इसीलिए तो मेरी शादी नहीं हुई. ये नसीहत आप मुझे 10-15 साल पहले दे देते तो मैं अपना सब कुछ नहीं खोता. लोगों के सवाल ख़त्म हो गए. जाते जाते सिंस रिसेंटली अभी नताशा दानिश वाला केस हुआ है, दियत लॉ रिफॉर्म के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो दियत का जो कानून है, बेसिकली व्हाट इट हैज़ कम डाउन टू इज़ दैट यहाँ अपना जो विक्टिम पार्टी होती है, कुछ केसेस में उन पे दबाव डाला जाता है और ज़बरदस्ती की जाती है कि तुम भाई दियत लो और बस छोड़ दो. कुछ केसेस में उन्हें समझाया बुझलाया जाता है कि भाई जो जाने वाला था वो तो चला गया, कुछ ले लो. एंड सम पीपल जेन्युइनली फील कि भाई मेरे हालात इतने, भाई दूसरे जो टॉक शोज कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो मेरे घर के हालात का नहीं पता. मेरा घर का बंदा चला गया, ठीक है, मगर वो मीडिया में 4 दिन की सुर्खियों के बाद मेरे घर को कौन चलाएगा, ठीक है. तो सम पीपल डू जेन्युइनली एक्सेप्ट इट. आई थिंक ये कोर्ट सिस्टम में इट नीड्स टू बी better, there needs to be better protection for victims to ensure कि genuinely voluntary है. दूसरी चीज़ ये है कि there have to be, the law has to make a distinction between, crimes that are capable of, settlement through diyat and crimes that are not. ठीक है. अब in a case जहाँ let's say, नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है, रेकलेस ड्राइविंग का केस है, वहाँ तो मुझे दियत का कॉन्सेप्ट समझ में आता है. मगर जहाँ इशू ये हो कि किसी ने जानबूझ के किसी की जान ले ली है, ठीक है, इज अ केस ऑफ मर्डर इज़ मेड आउट, वहाँ मुझे बड़ा मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि कुछ पैसे दे के वो बग़ैर सज़ा के वो बंदा निकल आए. ठीक है, इन दैट केस आई थिंक इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जिसको उसी तरीके से फिर पनिश करनी चाहिए. मैं नहीं समझता इवन रिलीजियस एस्पेक्ट से दिस डिस्टिंक्शन
I think even in our religion it is there. There is, and in many countries जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ भी ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ की जाती है कि भाई कौन से क्राइम्स जो हैं वो विक्टिम्स के साथ समझौते के साथ वो ख़त्म किए जा सकते हैं, कौन से क्राइम्स हैं जिसमें आपको सज़ा फिर भी लगेगी. ठीक है, तो वो डिस्टिंक्शन शरई तौर पे भी एग्जिस्ट करती है. आई थिंक उस पर मज़ीद डिस्कशन हो के इन कवानीन में इस्लाहात की ज़रूरत है. इस तरह की प्रोविज़न ऐड की जा सकती है वेयर देयर इज़ एन assumption that the diyat may not have been voluntary, then the courts जी बिल्कुल. देखिए पूछती तो अभी भी अदालतें हैं, ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं पूछती एटसेट्रा. दे डू आस्क कि आपने अपनी आपकी रजामंदी है एटसेट्रा. बट जो प्रोसेस है, वीटो पावर नहीं है अभी कोर्ट के पास, राइट? जी, मगर जो प्रोसेस है वो ज़रा ज़्यादा रोबस्ट किया जा सकता है, उसमें कानून साजी की गुंजाइश है. थैंक यू सर. जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं आपके साथ तो जस्टिस ही लगेगा. तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ 15 साल बाद जब मैं गायब हूँ तो एक सुओ मोटो एक छोटा सा हमारे लिए सुओ मोटो ले लीजिएगा, या मैं अगर फेज 8 में पढ़ा गया तो जाने दीजिएगा मुझे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. बाय बाय.